सबसे पहले हम बात करेंगे रोमन कॉइन्स इन एंशिएंट इंडिया के बारे में। एंशिएंट इंडिया के अंदर रोमन कॉइन्स की कहानी क्या रही है। देखो, एंशिएंट इंडिया में जितने भी रोमन कॉइन्स देखने को मिलते हैं वो बिलोंग करते हैं सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके लगभग सिक्स्थ सेंचुरी एडी के बीच में। एंशिएंट इंडिया के अंदर जितने भी रोमन कॉइन्स डिस्कवर किए गए हैं वो बिलोंग करते हैं लगभग सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेके सिक्स्थ सेंचुरी एडी के बीच में। और ये जो रोमन कॉइन्स हैं ये इंडिया के वेरियस पार्ट्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दो मेजर प्लेसेस इंडिया के अंदर जहां पर रोमन कॉइन्स को डिस्कवर किया गया है वो कौन कौन सी हैं। एक आंध्र प्रदेश में कृष्णा वैली है और दूसरा तमिलनाडु में कोयम्बटूर है। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। दो मेजर प्लेसेस इंडिया के अंदर जहां पर रोमन कॉइन्स को डिस्कवर किया गया है कौन कौन सी हैं। एक तो कृष्णा वैली इन आंध्र प्रदेश और दूसरा कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। ये जो रोमन कॉइन्स हैं इनकी स्टडी में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन रहे हैं। एक तो जेम्स टोड हैं, दूसरे जेम्स प्रिंसेप हैं और तीसरे बिशप कार्डवेल हैं। तीन इंपॉर्टेंट लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन द स्टडी ऑफ रोमन कॉइन्स कौन कौन से हैं। एक है जेम्स टोड, दूसरे जेम्स प्रिंसेप और तीसरे बिशप कार्डवेल। ये जो रोमन कॉइन्स हैं या रोमन बुलियंस हैं ये इंडिया के अंदर तीन फेजेस में आए। कौन कौन से तीन फेजेस। सबसे पहला है इनिशियल फेज। और ये जो इनिशियल फेज है इसमें लार्ज इन्फ्लक्स देखने को मिला सिल्वर कॉइन्स का। ये जो इनिशियल फेज है इस इनिशियल फेज में खूब सारे सिल्वर कॉइन्स इंडिया में आए। और ये जो एंशिएंट रोम के सिल्वर कॉइन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता था। इनको बुलाया जाता था देनारी। तो ये जो टर्म है देनारी ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट रोम के ये जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनको क्या बुलाया जाता था। उनको बुलाया जाता था देनारी। और खूब सारे सिल्वर देनारी को बुलियन के तौर पे इंडिया में लाया गया। एक जो देनारी होता था उसका वेट लगभग 3.4 टू 4 ग्राम्स के बीच में होता था। ये जो इनिशियल फेज के सिल्वर कॉइन्स हैं ये मेनली इंडिया में कहां देखने को मिलते हैं। केरला में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं और लक्षद्वीप आइलैंड पे देखने को मिलते हैं। बहुत सिंपल, इनिशियल फेज के दौरान खूब सारे रोमन सिल्वर कॉइन्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला। और ये जो एंशिएंट रोम के सिल्वर कॉइन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता था। इनको बुलाया जाता था देनारी। फिर शुरू हुआ सेकंड फेज। और ये जो सेकंड फेज है इसे गोल्ड फेज भी बुलाया जाता है। सेकंड फेज को गोल्ड फेज भी बुलाया जाता है और नाम से ही क्लियर है। इस सेकंड फेज के दौरान लार्ज इन्फ्लक्स देखने को मिला गोल्ड कॉइन्स का। और ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता था। इनको ऑरियस बुलाया जाता था। गोल्ड कॉइन्स को क्या बुलाया जाता था। ऑरियस बुलाया जाता था। और एक ऑरियस जो है वो लगभग 7 से 8 ग्राम के बीच में होता था। ये जो ऑरियस होता था, ये जो गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे इनको इशू किया उस दौर के रोमन एम्परर्स ने, जैसे अगस्तस ने, जैसे टिब्रिस ने, जैसे क्लॉडियस ने, जैसे नीरो ने। सेकंड फेज के दौरान जो गोल्ड कॉइन्स आए उनमें से मेजर गोल्ड कॉइन्स इंडिया में कहां देखने को मिलते हैं। केरला में देखने को मिलते हैं, कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलते हैं। मेजर गोल्ड कॉइन्स कहां कहां पे देखने को मिलते हैं। केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में। और माइनर गोल्ड कॉइन्स कहां पे देखने को मिलते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। माइनर गोल्ड कॉइन्स कहां पे देखने को मिलते हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में और उड़ीसा में। और इस सेकंड फेज के दौरान जो लेटर पीरियड में गोल्ड कॉइन्स आए वो किसने इशू किए। वो इशू किए पायस ने और सेवरस ने। ये भी अपने टाइम के रोमन एम्परर्स थे। और फिर शुरू हुआ थर्ड फेज। और इस थर्ड फेज के दौरान लेट रोमन कॉपर कॉइन्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला। इस थर्ड फेज के दौरान लेट रोमन कॉपर कॉइन्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला। और ये जो कॉपर कॉइन्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है।
इनको बुलाया जाता है फोलीज। क्या बुलाया जाता है? फोलीज बुलाया जाता है। ये जो कॉपर कॉइन्स हैं, ये जो फोलीज हैं, इनको किसने इशू किया? इनको इशू किया कॉन्स्टेंटिनस सेकंड ने और थियोडिसस ने। कब? 4th सेंचुरी एडी में इशू किया। और ये जो लेट रोमन कॉपर कॉइन्स हैं, ये मेनली इंडिया में तमिलनाडु के अंदर करूर और मदुरई में देखने को मिलते हैं। हालांकि इनको इशू किया गया था 4th सेंचुरी एडी में, लेकिन ये इंडिया में डिस्कवर किए गए अप टू 6th सेंचुरी एडी। देखो, बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। दो तीन चीजें ही आपको याद रखनी है, पूरा रटने की जरूरत नहीं है। एक तो आपको यह याद रखना है कि इंडिया में वो दो मेजर प्लेसेस कौन सी हैं जहां पे रोमन कॉइन्स को डिस्कवर किया गया है। एक है कृष्णा वैली इन आंध्र प्रदेश और दूसरा कोयम्बटूर इन तमिलनाडु। दूसरा आपको याद क्या रखना है कि इनिशियल फेज में सिल्वर कॉइन्स का लार्ज इन्फ्लक्स देखने को मिला। और ये जो सिल्वर कॉइन्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था देनारी। सेकेंड फेज को गोल्ड फेज भी बुलाया जाता है। और इस सेकेंड फेज के दौरान खूब सारे गोल्ड कॉइन्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला। और ये जो गोल्ड कॉइन्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता था? इनको ऑरियस बुलाया जाता था। और थर्ड फेज के दौरान लेट रोमन कॉपर कॉइन्स का इन्फ्लक्स देखने को मिला। और ये जो कॉपर कॉइन्स हैं, इनको क्या बुलाया जाता था? इनको फोलीज बुलाया जाता था। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, एक एक चीज को रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो रोमन कॉइन्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ अदर फीचर्स क्या हैं? एक तो जब इंडिया में रोमन कॉइन्स के आने की शुरुआत हुई, तो इंडियन रूलर्स ने इन रोमन कॉइन्स को एज अ मॉडल यूज करने की शुरुआत की अपने कॉइन्स को मिंट करने के लिए। रोमन कॉइन्स का एक स्टैंडर्ड हुआ करता था, तो रोमन कॉइन्स को इंडियन रूलर्स ने एज अ मॉडल यूज करने की शुरुआत की टू मिंट देयर ओन कॉइन्स। दूसरा, इंडिया के अंदर ज्यादातर जो रोमन कॉइन्स देखने को मिलते हैं, जो डिस्कवर हुए हैं, उनके ऊपर एक स्लैश मार्क देखने को मिलता है। स्लैश मार्क का मतलब आइडेंटिफिकेशन मार्क। ऐसा मार्क जो कि बताता है कि ये जो पर्टिकुलर कॉइन है वो किस एम्परर ने, किस राजा ने इश्यू किया है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ज्यादातर जो रोमन कॉइन्स हैं, उनके ऊपर एक स्लैश मार्क भी देखने को मिलता है। एक टर्म और है, क्ले बुले। ये जो रोमन क्ले बुले है, ये इंडिया के अंदर वेरियस प्लेसेस पे देखने को मिलता है। सिल्वर कॉइन्स के आने से पहले अथॉरिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो चीज यूज की जाती थी रोम में, उसको बुलाया जाता है क्ले बुले। क्या बुलाया जाता है? क्ले बुले। और ये जो क्ले बुले है, ये वाइडली इंडिया में देखने को मिलता है अक्रॉस डेक्कन एंड नदर्न इंडिया। तो क्ले बुले क्या है? बेसिकली सिल्वर कॉइन्स के आने से पहले कॉइन के तौर पे जो चीज यूज की जा रही है एक तरीके से, उसे क्या बोल रहे हैं? उसे बोल रहे हैं क्ले बुले। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये सब कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको दिमाग में रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कॉइन्स बाय सतवानास। सतवानास ने अपने टाइम पीरियड के दौरान किस तरीके के कॉइन्स इश्यू किए? देखो, सतवानास का रूल हमें होपफुली पता होगा। लगभग 232 बीसी से लेके 227 एडी के बीच में रूल किया सतवानास ने। अच्छा, परेशान नहीं होना, एंशिएंट हिस्ट्री हम डिटेल में कवर करेंगे। कुछ थोड़ा टाइम और दो मुझे, अभी थोड़ा मैं काम में बिजी चल रहा हूँ, तो थोड़ा जैसे ही टाइम निकलेगा तो हम एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे। अगर पता है सतवानास के बारे में या बाकी जितने भी डायनेस्टीज हैं उनके बारे में तो अच्छी बात है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करो, इसको हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल बात करते हैं सतवानास के कॉइन्स के बारे में। सतवानास ने
अपने टेन्योर के दौरान ज्यादातर लेड कॉइन्स को इशू किया। सतवानाज ने अपने टेन्योर के दौरान ज्यादातर लेड कॉइन्स को इशू किया, लेकिन लेड कॉइन्स के अलावा कॉपर कॉइन्स को भी इशू किया गया और पोटिन कॉइन्स को भी इशू किया गया। पोटिन क्या है? बेसिकली सिल्वर और कॉपर की अलॉय को बुलाया जाता था पोटिन। तो पोटिन कॉइन्स को भी इशू किया गया, लेकिन मेनली सतवानाज ने लेड कॉइन्स को इशू किया। और ये जो सतवानाज के कॉइन्स हैं, इनके एक साइड पे या तो एलिफेंट का या हॉर्स का या लायन का या चैत्या का फिगर देखने को मिलता है। एक साइड पे एलिफेंट, हॉर्स, लायन या फिर चैत्या का फिगर देखने को मिलता है और दूसरे साइड पे उज्जैन सिंबल देखने को मिलता है। उज्जैन सिंबल क्या होता है? इट इज अ क्रॉस विद 4 सर्कल्स एट द एंड ऑफ 2 क्रॉसिंग लाइंस। ये जो इमेज आपको दिख रही है, देखो 2 क्रॉसिंग लाइंस हैं, इन क्रॉसिंग लाइंस के एंड पे 4 सर्कल्स आपको दिख रहे होंगे। ये जो सिंबल बन रहा है, इसको बुलाया जाता है उज्जैन सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब सतवानाज के कॉइन्स के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 2 ही चीजें पूछी जा सकती हैं। एक तो ये कि मोस्टली सतवानाज ने लेड कॉइन्स को इशू किया। दूसरा, उज्जैन सिंबल क्या होता है, या ये पूछा जा सकता है कि उज्जैन सिंबल किस डायनेस्टी के किंग्स के कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है? सतवानाज के कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलता है उज्जैन सिंबल। और ये जो सतवानाज के कॉइन्स हैं, इनके ऊपर जो डायलेक्ट यूज किया गया वो कौन सा था? वो था प्राकृत। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको दिमाग में रखना। एक टर्म और सुना होगा आपने, कॉरी शेल। कॉरी शेल क्या है? बेसिकली उस दौर के इंडियन मार्केट में कॉइन्स के अलावा एक और चीज मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज की जाती थी, और उस एक और चीज को क्या बुलाया जाता था? कॉरी शेल बुलाया जाता था। जो छोटे मोटे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे, उनके लिए लार्ज नंबर पे यूज किया जाता था कॉरी शेल को। ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये इमेज है कॉरी शेल की। कॉइन्स की जगह पे लोग क्या करते थे? कॉरी शेल्स को देते थे और इनके बदले में छोटे मोटे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म किया करते थे। फिर इसके बाद बात आती है कि वेस्टर्न क्षत्रप्स ने किस तरीके के कॉइन्स इशू किए। वेस्टर्न क्षत्रप्स, इन्होंने रूल किया वेस्टर्न इंडिया में, और प्राइमरीली अगर बात करें तो मालवा वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में और काठियावाड़ वाले रीजन में रूल किया वेस्टर्न क्षत्रप्स ने। ये जो वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं, ये बेसिकली साका ओरिजिन से आते थे। कौन से ओरिजिन से आते थे? साका ओरिजिन से आते थे। और वेस्टर्न क्षत्रप्स ने जो कॉइन्स इशू किए, उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज वेस्टर्न क्षत्रप्स के जो कॉइन्स हैं, उनके ऊपर साका एरा की डेट को मेंशन किया गया है। साका एरा जो कि शुरू हुआ 78 एडी से, साका एरा की डेट्स को मेंशन किया गया है वेस्टर्न क्षत्रप्स के कॉइन्स के ऊपर। और ये जो वेस्टर्न क्षत्रप्स के कॉइन्स हैं, इनके एक साइड के ऊपर किंग का हेड देखने को मिलता है और दूसरे साइड के ऊपर बुद्धिस्ट चैत्या या स्तूपा देखने को मिलता है। वेस्टर्न क्षत्रप्स के जो कॉइन हैं, एक तो उनकी सिग्निफिकेंस ये है कि उनके ऊपर साका एरा की डेट्स देखने को मिलती हैं। दूसरा, उनके एक साइड पे किंग का हेड देखने को मिलता है और दूसरे साइड पे बुद्धिस्ट चैत्या या स्तूपा देखने को मिलता है। देखो, छोटी छोटी इंपॉर्टेंस है। जैसे सतवानास के कॉइन्स के बारे में अगर बात करें तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उज्जैन सिंबल। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? उज्जैन सिंबल। वेस्टर्न क्षत्रप्स के कॉइन्स की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट क्या है कि एक तो साका एरा की डेट्स इन कॉइन्स के ऊपर देखने को मिलती हैं, और दूसरा एक साइड पे किंग का हेड देखने को मिलता है और दूसरी साइड पे बुद्धिस्ट चैत्या या स्तूपा देखने को मिलता है। और जो लैंग्वेज यूज की गई वो कौन सी है? प्राकृत लैंग्वेज यूज की गई। फिर बात आती है गुप्ता एज के कॉइन्स के बारे में। और ये जो गुप्ता एज है, जब एंशिएंट हिस्ट्री में इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इट मार्क द पीरियड ऑफ ग्रेट हिंदू रिवाइवल। हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए गुप्ता एज के दौरान खूब सारा कामकाज किया गया, और गुप्ता एज के दौरान जो कॉइन्स इशू किए गए
उनमें से मोस्टली गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए। ऐसा नहीं है कि गोल्ड के अलावा और कोई कॉइन्स इश्यू नहीं किए गए, सिल्वर कॉइन्स भी इश्यू किए गए, कॉपर कॉइन्स भी इश्यू किए गए, लेकिन मोस्टली इश्यू किए गए गोल्ड कॉइन्स। सिल्वर कॉइन्स को सिर्फ तब इश्यू किया गया जब चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न क्षत्रप्स को हरा दिया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने जब वेस्टर्न क्षत्रप्स को हरा दिया, उसी के बाद से ही सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया गया। उससे पहले गुप्ता एज के दौरान सिल्वर कॉइन्स इश्यू नहीं किए गए थे। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, ये टर्म दिनार्स। दिनार्स वाज द टर्म यूज्ड फॉर वेराइटी ऑफ गुप्ता गोल्ड कॉइन्स। गुप्ता एज में जो गोल्ड कॉइन्स इश्यू किए गए उनके लिए जो टर्म यूज किया जाता था वो टर्म क्या था, दिनार्स। और गुप्ता एज के जो कॉइन्स हैं उनके एक साइड पे राजा देखने को मिलता है। राजा या तो खड़ा हुआ है, या वीणा प्ले कर रहा है, या अश्वमेध परफॉर्म कर रहा है, या हॉर्स राइड कर रहा है, या कोई मार्शल आर्ट कर रहा है। तो एक साइड पे किंग देखने को मिलता है और दूसरे साइड पे गॉडेस लक्ष्मी देखने को मिलती हैं। गॉडेस लक्ष्मी जो है वो लोटस के ऊपर बैठी हुई हैं, या गॉडेस लक्ष्मी की जगह पे क्वीन खुद देखने को मिलती है, या गॉडेस लक्ष्मी की जगह पे दुर्गा देखने को मिलती हैं, गंगा माँ देखने को मिलती हैं, गरुड़ देखने को मिलते हैं, या लॉर्ड कार्तिकेय देखने को मिलते हैं। मतलब एक साइड पे किंग देखने को मिलता है और दूसरे साइड पे इंडियन डीटीज देखने को मिलते हैं, लक्ष्मी माँ देखने को मिलती हैं। और ये जो कॉइन्स हैं इनकी एक इंपॉर्टेंस और है, गुप्ता एज के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर संस्कृत लैंग्वेज देखने को मिलती है। और कॉइन्स की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि संस्कृत लैंग्वेज कॉइन्स के ऊपर देखने को मिली। तो ये भी अपने आप में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये इमेज है गुप्ता कॉइन्स की। आपको दिख रहा होगा लक्ष्मी जी की इमेज यहां पे दिखाई दे रही है। तो गुप्ता एज के ये जो कॉइन्स हैं इनको लेके भी दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो मेनली गोल्ड कॉइन्स को इश्यू किया गया, और गुप्ता एज के जो गोल्ड कॉइन्स हैं उनके लिए टर्म क्या यूज किया जाता था, दिनार्स। टर्म क्या यूज किया जाता था, दिनार्स। एक और खास बात क्या है कि एक साइड में किंग देखने को मिलता है, वो यूजुअली हर एक डायनेस्टी में देखने को मिलता है, लेकिन दूसरे साइड में इंडियन डीटीज देखने को मिलते हैं, खासकर मां लक्ष्मी देखने को मिलती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन कॉइन्स के ऊपर पहली बार संस्कृत लैंग्वेज को यूज किया गया। अच्छा, एक छोटा सा नोट दे रखा है, गुप्ता रूल खत्म हुआ। गुप्ता रूल कब खत्म हुआ, 6th सेंचुरी एडी के आसपास गुप्ता रूल का एंड हुआ। और गुप्ता रूल को एंड किया हुन इन्वेजन ने। हुन इन्वेजन के बाद ये जो क्लासिकल ग्लोरियस एज थी गुप्ता एज वो खत्म हो गई, गुप्ता रूल खत्म हो गया। और इसके बाद एक पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा। बहुत सारे छोटे छोटे राजा आएंगे, वो अपने हिसाब से अपने कॉइन्स इश्यू करेंगे, वो अपने हिसाब से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाएंगे। और ये लगभग 13th सेंचुरी एडी तक देखने को मिलेगा। तो गुप्ता रूल के खत्म होने के बाद से लेके लगभग 13th सेंचुरी एडी तक मिक्स ऑफ डिजाइन्स देखने को मिलती हैं कॉइन्स के अंदर भी। ऐसी डिजाइन्स जो कि बोरो की गई हैं कुषाण से, जो कि बोरो की गई हैं गुप्ता पैटर्न से, जो कि बोरो की गई हैं फॉरेनर्स से, जो कि बोरो की गई हैं किसी अदर सोर्स से। तो ये जो पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी है, ये पीरियड ऑफ अनसर्टेनिटी कॉइन्स के ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है। कॉइन्स के ऊपर भी ये देखने को मिलता है कि कोई खास काम नहीं हो रहा है, बस अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे रीजनल लेवल पे राजा लोग छोटी छोटी चीजों को कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इस फेज के दौरान साउथ इंडिया के अंदर कॉइन्स को लेके एक नया सिस्टम, एक नया पैराडिज्म डेवलप हो रहा था। और ये जो सिस्टम था ये बेस्ड था गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर। और साउथ इंडिया में ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड के ऊपर कॉइन्स डेवलप हो रहे थे ये इंस्पायर्ड थे रोमन गोल्ड कॉइन्स से। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर बात आती है वर्धांस के कॉइन्स के बारे में। वर्धांस ने कहां पर रूल किया, थानेश्वर और कन्नौज वाले रीजन में वर्धांस ने रूल किया। बेसिकली लेट 6th सेंचुरी में ये जो हुन इन्वेडर्स थे इनको वर्धांस ने थानेश्वर और कन्नौज से बाहर निकाला और अपना रूल स्टैब्लिश किया। वर्धांस का जो सबसे मोस्ट पावरफुल राजा हुआ वो थे हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ वर्धांस। और ये जो वर्धान डायनेस्टी है, इसके दौरान मोस्टली सिल्वर कॉइन्स को इश्यू किया गया। और ये जो सिल्वर कॉइन्स थे, इनके एक साइड पे हेड ऑफ द किंग देखने को मिलता है और दूसरे साइड पे पिकॉक का फिगर देखने को मिलता है। अब देखो, एक कॉमन चीज है, जितनी भी डायनेस्टीज हैं उनके दौरान जो भी कॉइन्स इशू किए गए हैं, उसके एक साइड पे हेड ऑफ द किंग बड़ा कॉमन है, लेकिन जो दूसरी साइड है वहां पे क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, सतवानास के ये जो कॉइन्स हैं, इनके दूसरी साइड पे उज्जैन सिंबल देखने को मिलता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि जो वेस्टर्न क्षत्रप्स हैं, इनके दूसरी साइड पे बुद्धिस्ट चैत्या या फिर स्तूपा देखने को मिलता है। गुप्ता एज के जो कॉइन्स हैं, इनके दूसरी साइड पे गॉडेस लक्ष्मी देखने को मिलती हैं। और अभी हम बात कर रहे थे कि ये जो वर्धांस हैं, इनके दूसरी साइड पे पिकॉक का फिगर देखने को मिलता है। इनफैक्ट वर्धांस के टेन्योर के दौरान ये जो कॉइन्स इशू किए गए, इनके ऊपर डेट्स इंडिकेट की गई हैं, और ये जो डेट है वो शायद दिखाती है, शायद इंडिकेट करती है बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा को। लगभग 606 एडी से इन कॉइन्स की जो डेटिंग है वो दिखाई जाती है। और ये जो 606 एडी है, ये प्रोबेबली वो साल है जब हर्षवर्धन का राज तिलक हुआ, हर्षवर्धन राजा बने। सिंपल, वर्धंस के टाइम पे जो कॉइन्स इशू किए गए, उनके एक साइड पे हेड ऑफ द किंग देखने को मिलता है और दूसरे साइड पे पिकॉक का फिगर देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात आती है कि चालुक्यन किंग्स ने कौन कौन से कॉइन्स इशू किए। चालुक्यन डायनेस्टी 6th सेंचुरी एडी में पावर में आई, और किसने स्टैब्लिश की थी? पुलाकेशिन वन ने स्टैब्लिश की थी। ये जो चालुक्यन डायनेस्टी है, इसकी कैपिटल कहां पे थी? इसकी कैपिटल थी बादामी, कर्नाटका के अंदर। बादामी वॉज द कैपिटल ऑफ चालुक्यन किंग्स। और चालुक्यन किंग्स ने जो कॉइन्स इशू किए, उनके एक साइड पे टेंपल की इमेज या फिर लायन की इमेज या लेजेंड्स की इमेज देखने को मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि चालुक्यन कॉइन्स के ऊपर एक साइड पे टेंपल की इमेज या लाइन की इमेज देखने को मिलती है और दूसरी साइड को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है। दूसरी साइड को ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, दूसरी साइड पे कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। जो ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी थी, जो कि लगभग पावर में रहेगी 7th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी एडी के बीच में, उसके जो कॉइन्स हैं, उन कॉइन्स के ऊपर बोर का सिंबल देखने को मिलता है। ये देखो, बोर का सिंबल देखने को मिलता है। और खास बात क्या है, जो ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी है, उनके कॉइन्स के ऊपर किंग के नाम का जो हर एक लेटर है वो सेपरेट पंच के साथ में इंस्क्राइब किया गया है, सेपरेट पंच के साथ में उसको लिखा गया है। और जो दूसरी साइड है उसको ब्लैंक छोड़ दिया जाता था, दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं लिखा जाता था। चालुक्यन किंग्स, एक इंपॉर्टेंट चीज कि एक साइड पर टेंपल की या लाइन की इमेज देखने को मिलती है और दूसरी साइड को खाली छोड़ दिया जाता था। ईस्टर्न चालुक्यन डायनेस्टी जो है, उसके कॉइन्स के ऊपर बोर का सिंबल देखने को मिलता है और किंग का जो नाम है उसका हर एक लेटर अलग से इंस्क्राइब किया जाता था और दूसरी साइड को खाली छोड़ दिया जाता था। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। देखो, मैं जाते जाते फिर बोल देता हूं, ऐसा तो नहीं है ये चैप्टर कि एक एक चीज रटी जाए, लेकिन हाँ, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज अनइंपॉर्टेंट या नॉन इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपको जो चीजें कम पूछी जा रही हैं उनके बारे में भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और अगर मेहनत कर ही रहे हो तो इस चैप्टर में भी थोड़ी मेहनत करो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ और जो छोटी छोटी चीजें हैं, खासकर जो प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको लिखते जाओ, उनको 2-4 बार रिवाइज कर लो, उनको दिमाग में बिठा लो, बस उतने से काम चल जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।